नमस्कार दोस्तों, बीएचयू वर्ल्ड में एक बार आपका पुनः स्वागत है। कल आप लोगों ने देखा कि भारत के भौगोलिक विभाजन को हमने पढ़ाया और इसके अंतर्गत हमने भारत के विशाल पर्वतीय जो क्षेत्र हैं पूरे भारत में नॉर्थ से लेकर साउथ और नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ ईस्ट के क्षेत्रों में जो भी भारत में पर्वत स्थित हैं, आपने उन पर्वतों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आइए, कल एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने अरुणाचल प्रदेश को गलती से आंध्र प्रदेश बोल दिया था। आप इस मिस्टेक को सुधार लेंगे। और एक और, पहले लेक्चर में हमने इस चीज़ की जानकारी नहीं दी थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानी जाती है ये सीमा रेखा। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः देखते हैं। दोस्तों, ये भारत का दक्षिणी हिस्से का मैप है, या पेनिनसुलर इंडिया आप इसे कह सकते हैं। इसके ईस्ट साइड में अरब सागर ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल, और वेस्ट साइड में अरेबियन सी है या अरब सागर। यहाँ एक छोटा सा देश है जो श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भारत के ईस्टर्न साइड में भी एक द्वीप समूह और वेस्टर्न साइड में भी एक द्वीप है। ईस्टर्न साइड के द्वीप को अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान को 4 भागों में बांटा जाता है: नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। अंडमान को 4 भागों में बांटा जाता है: नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। और निकोबार को 3 भागों में बांटा जाता है: कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो इस तरीके से अंडमान को 4 भागों में और निकोबार को 3 भागों में बांटा जाता है। तो इस पूरे द्वीप समूह को अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। कई बार अक्सर सवाल पूछा गया है कि अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग करने वाली अक्षांश रेखा का नाम क्या है। तो उसे दोस्तों 10 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। 10 डिग्री अक्षांश रेखा। 10 डिग्री अक्षांश रेखा अंडमान और निकोबार को अलग करती है। दोस्तों, भारत का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है वो पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। वो यहीं पे स्थित है, इंदिरा पॉइंट। और इधर एक देश है जिसे कहा जाता है इंडोनेशिया। यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार और यहाँ पाक स्ट्रेट है। पाक स्ट्रेट। यह सवाल पूछा गया है कि भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी राष्ट्र कौन सा है। मतलब कौन सा ऐसा देश है जो समुद्र से घिरा हुआ है और भारत का सबसे निकटतम है। तो पहले नंबर पे श्रीलंका आता है। श्रीलंका भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी राष्ट्र है। श्रीलंका और भारत के बीच लगभग 50 किलोमीटर की दूरी है। और पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका को अलग करता है। या पूछेगा कौन सा मन्नार भारत और श्रीलंका को अलग करता है, तो गल्फ ऑफ मन्नार। इसके अलावा एक और पॉइंट बनता है कि भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी राष्ट्र कौन सा है, तो वो है इंडोनेशिया। पहले नंबर पे श्रीलंका है, दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया है। और यह अक्सर सवाल पूछा गया है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा चैनल है, तो उसे कहा जाता है ग्रेट चैनल।
दोस्तों ये ग्रेट चैनल है। तो कौन सा चैनल भारत और इंडोनेशिया को अलग करता है? ग्रेट चैनल। फिर हम ऊपर की ओर आते हैं तो यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है कोको, कोको आइलैंड। कोको पे म्यांमार का अधिकार है, म्यांमार या बर्मा। तो यह भी सवाल पूछा गया है कि भारत और बर्मा के बीच कौन सा चैनल है, तो यहाँ पे कोको चैनल है। तो कौन सा चैनल भारत और बर्मा को अलग करता है? कोको चैनल। एक सवाल और पूछा गया है कि 8 डिग्री अक्षांश रेखा किसे किसे अलग करती है। दोस्तों यहाँ पर है एक देश जिसका नाम है मालदीव्स, एक द्वीप है जिसका नाम है मालदीव से ऊपर मिनिकॉय, और मिनिकॉय से ऊपर एक द्वीप है जो भारत का है, लक्षद्वीप। तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितना डिग्री चैनल अक्षांश रेखा अलग करती है, तो 8 डिग्री चैनल अक्षांश रेखा। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कितने डिग्री अक्षांश रेखा अलग करती है? 9 डिग्री अक्षांश रेखा। और अंडमान और निकोबार को कितने डिग्री अक्षांश रेखा अलग करती है? 10 डिग्री अक्षांश रेखा। तो दोस्तों 8 डिग्री अक्षांश रेखा मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री अक्षांश रेखा मिनिकॉय लक्षद्वीप, और 10 डिग्री अक्षांश रेखा अंडमान और निकोबार को अलग करती है। दोस्तों यहाँ पर खंभात की खाड़ी है, गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ खंभात, और यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत के 3 ओर गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल है। यह भी सवाल कई बार पूछा गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो ये सैंडल पीक है, सैंडल पीक, पीक मतलब चोटी। सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं कि भारतीय क्षेत्र में या भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत सिर्फ भारत में 2 ज्वालामुखीय द्वीप हैं। एक का नाम है बैरन, पहले का नाम है बैरन BAREN, और दूसरे का नाम है नारकोंडम, नारकोंडम। इसमें से एक्टिव जो ज्वालामुखी भारत में एकमात्र है वो है बैरन। बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में मात्र 2 ज्वालामुखीय द्वीप हैं, या भारत में मात्र 2 ज्वालामुखी पाई जाती है। एक का नाम है बैरन, दूसरे का नाम है नारकोंडम। बैरन एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा कि भारत के पेनिनसुला क्षेत्र में कौन कौन से द्वीप हैं, कौन कौन सी खाड़ियां हैं, कौन कौन से चैनल हैं। तो दोस्तों आपने इस तरीके से देखा कि भारत के भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत जो विशाल पर्वतीय क्षेत्र है, ये टॉपिक अब समाप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा हुआ है, और ये नदियाँ प्राचीन काल से बहती चली आ रही हैं और इनके द्वारा इन मैदानों का निर्माण हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि नदियाँ मिट्टियों का संवहन करती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक मिट्टियों को ढोने का काम करती हैं, और मिट्टी के निर्माण में भी नदियों की भूमिका होती है। आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं भारत में
नदी अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। भारत में नदियां, भारत में नदियां, भारत में नदियों को हम मुख्य तौर पर दो भागों में बांटते हैं। एक हिमालयी नदियां, हिमालयन रिवर, और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां, पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयी नदियों का अर्थ हुआ कि वैसी नदियां जिनका निर्माण या जिनकी उत्पत्ति हिमालय के क्षेत्रों से हुई है, और प्रायद्वीपीय नदियों का अर्थ हुआ कि वैसी नदियां जिसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर इंडियन के क्षेत्रों में हुई है। हिमालयी नदियों के अंतर्गत हम इसे तीन भागों या तीन नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत इसे पढ़ते हैं। पहला है सिंधु नदी अपवाह तंत्र, दूसरा है गंगा नदी अपवाह तंत्र, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। दोस्तों, हम इन तीनों नदियों को अगर भौगोलिक आधार पर विभाजित करें तो तीनों नदियां तीन अलग अलग दिशाओं में अपने अपवाह तंत्र के द्वारा भारत की मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र उत्तर पूर्व और पूर्वी क्षेत्र में भारत को एक विशाल उपजाऊ मैदान प्रदान करती हैं, जिसमें ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां हैं। गंगा नदी अपवाह तंत्र मध्यवर्ती भारत में, गंगा नदी अपवाह तंत्र मध्यवर्ती भारत में एक विशाल मैदान का निर्माण करती है। और अगर आपसे सवाल पूछे कि सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, इन तीनों में से किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे विशाल है, तो गंगा नदी का अपवाह तंत्र सबसे विशाल है, ये सबसे बड़ा है। और सिंधु नदी अपवाह तंत्र यह पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में, पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में अपने अपवाह तंत्र के द्वारा एक विशाल मैदान का निर्माण करती है। तो दोस्तों, आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आइए हम एक एक करके तीनों नदियों के अपवाह तंत्र को पढ़ते हैं, जिन्होंने भारत के विशाल मैदान के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और आप यह भली भांति जानते होंगे कि दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हैं, उन सभी सभ्यताओं का निर्माण और विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। चाहे वह इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, जिसका निर्माण और विकास दजला और फरात नामक नदियों के किनारे हुआ है, चाहे वो मिस्र की नील नदी की सभ्यता हो, जिसका निर्माण और विकास नील नदी के किनारे हुआ है, चाहे वह भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता हो, जिसका निर्माण सिंधु और उसकी सहायक नदी सरस्वती के किनारे हुआ है। तो इस तरीके से हम नदियों के महत्व को जानते हुए भारत के तीन अलग अलग क्षेत्रों में अपवाह तंत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और मुझे आशा है कि इनसे आने वाला सवाल आप बेखूबी और बिना भय के हल कर पाएंगे। आइए तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र को पढ़ते हैं। यह भारत के उत्तरी और उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए, पहला है
ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। देखिए हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ होता है। तो दोस्तों तिब्बत में एक झील है, इसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील या मानसरोवर लेक, ठीक ना। ये कहाँ पड़ता है? तिब्बत में। तिब्बत में इसी मानसरोवर झील के नजदीक एक हिमानी है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग हिमानी। चेमा युंगडुंग हिमानी। इसी हिमानी से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। देखिए दोस्तों, इसे समझने के लिए आप पुनः एक बार भारत के नॉर्दर्न साइड के मैप को आप थोड़ा देख लेंगे। ये इस तरीके से देखिए, ब्रह्मपुत्र का उद्गम चेमा युंगडुंग हिमानी से होता है और ये वहां से निकलकर पूरब दिशा में बहती हुई या ईस्ट साइड में बहती हुई भारत में प्रवेश करती है और इस तरीके से बांग्लादेश होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए यहाँ पर जब मैं दर्रा पढ़ा रहा था तो मैंने चर्चा किया था कि यहाँ एक दर्रा है जिसका नाम है यांग याक दर्रा। और यहाँ पर एक स्थान है, क्योंकि ये बांग्लादेश है, ये हिस्सा जो है बांग्लादेश है। तो यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है धुबरी। धुबरी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो। और इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जिसमें से भारत में इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास है। देखिए यहाँ से ये यांगयाक दर्रे से मतलब चेमा युंगडुंग हिमानी से निकलती है। इसका ओरिजिन पॉइंट चेमा युंगडुंग हिमानी है। यहाँ से ईस्ट साइड में बहती हुई यांगयाक दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करते हुए अरुणाचल और असम होते हुए यह बांग्लादेश में जाती है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो आप एक नजर देख लेंगे। दिहांग, दिवांग, लोहित, बराक, सुबनसिरी, मानस और तीस्ता। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दिहांग, दिवांग, लोहित, सुबनसिरी, बराक, मानस और तीस्ता ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं। आप देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र को असम का लाइफ लाइन कहा जाता है। असम की जीवन रेखा के नाम से ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। और धुबरी वह स्थान है जहाँ पे ब्रह्मपुत्र भारत को छोड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? जमुना। दोस्तों इसका ध्यान रखेंगे, जमुना कहा गया है, यमुना नहीं कहा गया है। आप इसका ध्यान रखेंगे। जमुना ये जे से शुरू होगा और वो वाई से शुरू होता है। तो
इस तरीके से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और जमुना के नाम से जानी जाती है। देखिए ब्रह्मपुत्रा ईस्ट साइड से होते हुए भारत में आती है और मिडिल भारत के मध्यवर्ती हिस्से से या मिडिल हिस्से से एक नदी आती है जिसका नाम है गंगा। तो गंगा भी बांग्लादेश में जब एंट्री करती है तो वह पद्मा के नाम से जानी जाती है। उसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। भारतीय हिस्से या पश्चिम बंगाल तक इसे गंगा के नाम से जाना जाता है और जैसे ही अब बांग्लादेश में एंट्री करती है इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। आप याद रखेंगे, पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा, ये दोनों धाराएं जब मिलती हैं तो इसे मेघना कहा जाता है और यही मेघना आगे चल करके दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरबन का डेल्टा, इस डेल्टे का कुछ हिस्सा भारत में और कुछ हिस्सा बांग्लादेश में पाया जाता है। दोस्तों एक बार सवाल पूछा गया था कि इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ सुंदरी नामक एक पौधा पाया जाता है। सुंदरी नामक एक पौधा पाया जाता है और सुंदरबन किस लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर। और यहाँ जो जंगल है वो किस प्रकार के जंगल है? तो वो मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन मतलब ये झाड़ियां होती हैं जो जलीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों ये हमारा है ब्रह्मपुत्रा नदी अपवाह तंत्र और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और एक चीज मैं और बता दूं कि हमारी सरकार जल परिवहन पे काफी ध्यान दे रही है। तो भारत में NW1 मतलब नेशनल वाटरवेज 1 गंगा नदी पे है और NW2 ये ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। और कहां से कहां तक है? सदिया से धुबरी तक। सदिया से धुबरी तक। सदिया असम का एक हिस्सा है, यहीं पे इस हिस्से में सदिया पड़ता है और यहाँ से लेकर कि ये जो हिस्सा है ये NW2 के नाम से जाना जाता है। एक और सवाल यहाँ पे बनेगा कि दुनिया में किस नदी के द्वारा सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण किया गया है? मतलब रिवर आइसलैंड, उसे कहा जाएगा रिवर आइसलैंड, नदी द्वीप। तो वो है ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा निर्मित और उसका नाम है माजुली। ये अक्सर सवाल पूछा गया है। और माजुली जो है भारत का पहला आइसलैंड डिस्ट्रिक्ट या द्वीपीय जिला है। आइसलैंड डिस्ट्रिक्ट या द्वीपीय जिला है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल माजुली जिला के विधानसभा से ही वहाँ के विधायक हैं। तो आप ब्रह्मपुत्रा नदी अपवाह तंत्र का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों आपने इस तरीके से देखा ब्रह्मपुत्रा नदी अपवाह तंत्र को। आइए अब हम देखते हैं सिंधु नदी अपवाह तंत्र। सिंधु नदी का जो अपवाह तंत्र है वो भारत के किस हिस्से में है? पश्चिमी हिस्से में, उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। दूसरा जो है सिंधु नदी अपवाह तंत्र, इंडस रिवर ड्रेनेज सिस्टम। देखिए ये भी उसी तरीके से है। इसको भी पढ़ने के लिए हमें मैप का ही सहारा लेना पड़ेगा। फिर से वही
तिब्बत का मानसरोवर झील, तिब्बत का मानसरोवर झील, मानसरोवर लेक कहाँ? तिब्बत में। और यहीं पे एक हिमानी है जिसका नाम है सानो ख्याबाब, सानो ख्याबाब हिमानी। और यहीं से निकलती है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। देखिए यहाँ से ये निकलती है इस तरीके से बहते हुए, और ये कराची से पूरा, दोस्तों यहाँ एक शहर है पाकिस्तान का कराची, कराची से ईस्ट साइड में यह अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में। देखिए ये सवाल पूछा जाएगा कि सिंधु नदी भारत के किस एकमात्र राज्य से होकर बहती है, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और सिंधु की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? दोस्तों आपने पढ़ा होगा बचपन में कि पंजाब का क्या अर्थ होता है? पंजाब का शाब्दिक अर्थ होता है 5 नदियों की भूमि, 5 रिवर लैंड, उसे ही पंजाब कहा जाता है। तो वो 5 नदियाँ कौन सी हैं? और वो 5 नदियाँ क्रम से हैं, मतलब कि उनको आप एक सीक्वेंस में ही रखेंगे। और वो नदियां हैं पांचों नदियां हैं। सबसे ऊपर में है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज या सतलुज। तो दोस्तों इन सभी का उद्गम स्थल हम एक बार देख लेंगे कि इनका उद्गम कहाँ से हुआ है। ये नदियाँ निकलती कहाँ से हैं और कहाँ से होती होती। देखिए झेलम का उद्गम स्थल है जम्मू कश्मीर का शेषनाग झील, शेषनाग झील। चेनाब का उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर में ही है। रावी का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश का राकस ताल हिमानी, राकस ताल हिमानी। और ब्यास का उद्गम स्थल है हेमकुंड, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है, ब्यास कुंड या हेमकुंड उसे कहा जाता है। और सतलज का उद्गम स्थल है तिब्बत में। ये दोस्तों यहाँ पे है एक दर्रा है जिसका नाम है सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा। ये एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, आप इसको सुधार लेंगे। रावी नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास, रोहतांग पास। रावी का उद्गम स्थल है रोहतांग पास। और सतलज का उद्गम स्थल है राकस ताल हिमानी, राकस ताल हिमानी। हिमानी को इंग्लिश में ग्लेशियर कहा जाता है, आप गड़बड़ाएंगे नहीं, राकस ताल ग्लेशियर। और ये जो नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज सिंधु की या इंडस रिवर की प्रमुख सहायक नदियां हैं, इंडस रिवर की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और जम्मू कश्मीर में इसकी इंडस रिवर की कुछ सहायक नदियां हैं, उनका नाम है
जास्कर, श्योक और इंडस रिवर की एक प्रमुख ट्रिब्यूटरी रिवर है या सहायक नदियां हैं जिसका नाम है काबुल। दोस्तों काबुल अफगानिस्तान की राजधानी तो है ही, काबुल एक प्रमुख नदी भी है जो अफगानिस्तान में बहती है और इंडस रिवर की प्रमुख सहायक नदी है। राइट हैंड साइड से आकर मिलने वाली सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी काबुल ही है जो पाकिस्तान में पेशावर के नजदीक इससे आके मिलती है। पेशावर पाकिस्तान का एक प्रसिद्ध शहर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि झेलम, चिनाब, राई, ब्यास, सतलज किस स्थान पर सिंधु में मिलती है, तो वह स्थान है मिठान कोट। मिठान कोट। इतिहास में एक बड़ा प्रसिद्ध सवाल है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, तो दोस्तों वह नदी है ब्यास नदी। और वो किसकी सहायक नदी है, सतलज की प्रमुख सहायक नदी है। इंडस रिवर की कुल लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर, जिसमें से भारतीय क्षेत्र में यह 1100 किलोमीटर के आसपास बहती है। कई बार सवाल पूछा गया है कि कश्मीर किस नदी के किनारे स्थित है, तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। यह भी सवाल कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल जिसकी प्राप्ति हुई थी हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। ये प्रमुख शहर है, ये प्रमुख नदियां हैं। सतलज के किनारे प्रमुख शहर कौन सा है, तो फिरोजपुर जो पाकिस्तान में पड़ता है, सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरीके से आपने सिंधु नदी अपवाह तंत्र को देखा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये आपको समझ आ ही गया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र। ये भारत का सबसे प्रमुख अपवाह तंत्र है, गंगा नदी अपवाह तंत्र, और भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र भी है। भारत की लगभग 40% जनसंख्या, लगभग 40% जनसंख्या इसी नदी के किनारे, इसी नदी के अपवाह तंत्र के किनारे अपना जीवन गुजर बसर करती है। आइए देखते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र। गंगा नदी अपवाह तंत्र। दो शाखाएं हैं, एक का नाम है भागीरथी और दूसरे का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा, ये दो धाराएं हैं। ये इस तरीके से बढ़ते हुए ये कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में। देखिए भागीरथी और अलकनंदा जिस स्थान पे मिलती है उसका नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग वह स्थान है जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती है और यहीं से इस नदी का नाम पड़ता है गंगा। मतलब इसके पहले कि इसकी धारा को गंगा के नाम से नहीं जाना जाता है। अब देखिए कुछ प्रमुख स्थान है, जैसे ये है हरिद्वार, ये स्थान है हरिद्वार। हरिद्वार इसलिए प्रसिद्ध है कि वहाँ से होकर गंगा नदी बहती है। एक और प्रमुख कारण है कि गंगा किस स्थान पर पहाड़ों को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो वह है हरिद्वार। हरिद्वार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक शहर था जिसका पहले पुराना नाम इलाहाबाद था, लेकिन अब नया नाम हो गया है प्रयागराज। तो आप प्रयागराज देखेंगे और प्रयागराज से आगे बढ़ते हुए पटना और फिर
आगे हम कलकत्ता, हुगली वगैरह चर्चा करेंगे। देखिए, गंगा की सबसे प्रमुख सहायक या ट्रिब्यूटरी रिवर है यमुना। गंगा की सबसे प्रमुख सहायक, लंबी सहायक नदी का नाम है यमुना। और यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री से। यमुनोत्री कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में ही है। यमुनोत्री, यमुनोत्री में एक स्थान है जिसका नाम है बंदरपूछ हिमानी। उस हिमानी या ग्लेशियर का नाम है बंदरपूछ। यमुना गंगा की सबसे प्रमुख और लंबी सहायक नदी है। देखिए, इसके अलावा गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? रामगंगा, सरयू, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ये गंगा की नॉर्दर्न साइड से होकर बहने वाली प्रमुख सहायक नदी है। और सदर्न साइड से होकर बहने वाली प्रमुख सहायक नदियों में है सोन। सदर्न साइड से होकर बहने वाली प्रमुख सहायक नदी है सोन। और ये कहाँ पे बहती है, मिलती है गंगा से आकर के? पटना के नजदीक। यमुना की भी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। यमुना की 4 प्रमुख सहायक नदियां हैं। पहला है चंबल, दूसरा है सिंध, तीसरा है केन और चौथा है बेतवा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में गंगा से एक धारा फूटती है जिसका नाम है हुगली। और कलकत्ता इसी नदी के किनारे स्थित है। कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। हुगली गंगा की एक शाखा या उप रिवर, या इसी को कहा जाता है सब रिवर। हुगली की सहायक नदी है दामोदर। और आपने ब्रह्मपुत्रा नदी अपवाह तंत्र में पढ़ा ही था कि गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। और यही आगे चल के दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन के डेल्टे का निर्माण करती है। तो यह है गंगा नदी अपवाह तंत्र। आप देखिएगा कि गंगा नदी अपवाह तंत्र में कौन सी नदियां गंगा की प्रमुख ट्रिब्यूटरी रिवर। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि बड़ी नदियों की सहायक नदियों के नाम बताइए। तो कुछ 3-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उनमें से कहेगा कि निम्नलिखित में कौन नहीं सहायक नदी है और कौन उसकी प्रमुख सहायक नदी है। चंबल का उद्गम स्थल है, चंबल का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में। सिंध का भी उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में। केन और बेतवा का भी उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में। देखिए, सोन का उद्गम स्थल है अमरकंटक। ये मैंने पिछली कक्षाओं में बताया था कि अमरकंटक वह स्थान है जहां से 3 प्रमुख नदियां निकलती है, सोन, महानदी और नर्मदा। दोस्तों, केन और बेतवा के बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि केन और बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, इंटर रिवर लिंकेज के अंतर्गत वो पहली 2 नदियां चयनित हुई थी जिनको आपस में जोड़ा गया है, केन और बेतवा। और इनको जिस रास्ते से होकर के नहर निकाला गया है इनको जोड़ने के लिए, उसके बीच में एक भारत का प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पन्ना, पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और गंगा नदी अपवाह तंत्र यही है। आइए हम आगे बढ़ते हैं।
आइए अब हम आगे देखते हैं मध्यवर्ती भारत और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के उद्गम स्थल और उनके अपवाह तंत्र। मध्यवर्ती भारत, मध्यवर्ती एवं प्रायद्वीपीय भारत। मध्यवर्ती एवं प्रायद्वीपीय भारत नदी अपवाह तंत्र, रिवर ड्रेनेज सिस्टम। देखिए, कल हमने बताया था कि एक पर्वत है जो भारत, उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करता है, विंध्याचल पर्वत, और उसके नीचे है सतपुड़ा। और यहीं पे है अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक से दोस्तों 3 प्रमुख नदियां निकलती है, जिसमें से एक नदी जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिर जाती है, जिसका नाम है नर्मदा। और महाद्वीप की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, वो भी अरब सागर में गिरती है, जिसका नाम है ताप्ती। नर्मदा रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी है, और नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी प्रमुख बड़ी नदियां हैं जिनकी दिशाएं पूरब से पश्चिम की ओर है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट है, नर्मदा भी और ताप्ती भी। और नर्मदा नदी तो हाल फिलहाल बहुत चर्चों में रही है। आपने देखा है कि इसी नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, और इसी बांध के बीच में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। तो नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी बड़ी नदियां हैं। नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी बड़ी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। अमरकंटक से ही एक और नदी निकलती है जो पूरब की ओर बहती है, जिसे कहा जाता है महानदी। और महानदी उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी पे ही भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बनाया गया है। महानदी पे ही भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बनाया गया। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है वैगई। इसके अलावा केरल में एक नदी बहती है जिसका नाम है पेरियार। गोवा में 2 छोटी छोटी नदियां हैं, मांडवी एवं जुआरी। मांडवी एवं जुआरी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिले का त्र्यंबकम गांव है। त्र्यंबकम गांव। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र का नासिक जिले का त्र्यंबकम गांव है, और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल भी महाबालेश्वर है। महाबालेश्वर ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। और कावेरी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, ये कर्नाटक में पड़ती है। वैगई का उद्गम स्थल तमिलनाडु ही है। पेरियार का उद्गम स्थल केरल है। मांडवी और जुआरी ये गोवा की 2 प्रसिद्ध नदियां हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इन क्षेत्रों में अरावली की पहाड़ियों से इस हिस्से में, कल आपने देखा कि अरावली की पहाड़ियों का विस्तार कितने क्षेत्रों में, अरावली की पहाड़ियों से
अरावली रिवर से, अरावली रेंज से कई सारी प्रमुख नदियां निकलती हैं, जिनमें से एक है साबरमती। पहली नदी है साबरमती, वो भी अरब सागर में गिरती है। साबरमती अरावली के वेस्टर्न साइड से, पश्चिमी भाग से दो नदियां निकलती हैं। एक का नाम है माही और दूसरे का नाम है लूनी। लूनी नदी कच्छ के रन में गायब हो जाती है, इस हिस्से में ये गायब हो जाती है। लूनी नदी कच्छ के रन में गायब हो जाती है और माही नदी स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है। साबरमती नदी स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है। और एक और अरावली के ईस्टर्न साइड से नदी निकलती है जिसका नाम है बनास। बनास चंबल की सहायक नदी है। बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। बनास चंबल की सहायक नदी है। इसके अलावा और भी कई सहायक नदियों के बारे में पूछा जाता है, जैसे गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो गोदावरी की सहायक नदियां पेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, इंद्रावती, ये गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक से निकलती है। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक से निकलती है और यह दो शाखाओं के मिलने से बनती है। एक का नाम है तुंग और दूसरे का नाम है भद्रा। ये नदियां दो अलग अलग धाराओं में निकलती है, एक का नाम तुंग, दूसरे का नाम भद्रा, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाती है? तुंगभद्रा। ये कर्नाटक से निकलती है। देखिए, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टे का निर्माण नहीं करती हैं, एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। डेल्टे का निर्माण नहीं करती हैं। डेल्टा, जो कई बार ये सवाल पूछा गया कि कौन सी दो प्रसिद्ध नदियां डेल्टे का निर्माण नहीं करती हैं, एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, तो वो है नर्मदा और ताप्ती। कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा रिफ्ट वैली से होकर के बहती है। नर्मदा के किनारे प्रसिद्ध नगर जो है वो जबलपुर है। मध्य प्रदेश का जबलपुर नर्मदा के किनारे बसा प्रसिद्ध नगर है। ताप्ती के किनारे है सूरत, जिसे भारत की हीरा नगरी कहा जाता है। गोदावरी के किनारे नासिक है और नासिक कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि नर्मदा और ताप्ती डेल्टे का नहीं, एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। और इसके अलावा अधिकांश नदियां जो है वो डेल्टे का निर्माण करती है। नदियां डेल्टों का निर्माण उस अवस्था में करती हैं जब नदी की धारा मैदानी भाग से होते हुए समुद्र में मिलती है और वहां पे उसकी धारा सबसे मंद या स्लो गति की हो जाती है। और नदियों द्वारा बनाया गया डेल्टे का आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि नदियां जो डेल्टे का निर्माण करती है वो किस आकार का होता है? तो त्रिभुजाकार होता है, ट्रायंगल होता है, त्रिभुजाकार। गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। गोदावरी को वृद्ध गंगा और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। और अगर पूछेगा कि वैसी दो नदियां जो पूरब से पश्चिम या ईस्ट टू वेस्ट बहती है उनमें सबसे लंबी नदी है तो वो है नर्मदा। इसके अलावा मांडवी और ज्वारी गोवा की लाइफ लाइन कहलाती है। पेरियार नदी केरल की लाइफ लाइन कहलाती है। कावेरी नदी, कावेरी के किनारे एक प्रसिद्ध नगर हुआ करता था जिसका नाम है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम जो टीपू सुल्तान की राजधानी हुआ करती थी। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी हुआ करती थी। इसके अलावा आप देखिए अरावली की पहाड़ियों से साबरमती नदी निकलती है, माही और लूनी नदियां निकलती हैं, बनास नदी निकलती है। बनास चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि मध्यवर्ती और प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह नदी तंत्र में
कौन कौन सी प्रमुख नदियां बहती है। इसके अलावा कुछ फैक्चुअल पॉइंट, जैसे दामोदर नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता था। कोसी नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता था। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि कौन सी नदी भारत में सबसे अधिक धारा मतलब उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बदलने के लिए प्रसिद्ध है, मतलब अपनी धाराओं को विचलित करने के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम, जो कोसी की प्राचीन ड्रेनेज सिस्टम या रेखा थी, वहाँ से वो लगभग 150 किलोमीटर पूरब की ओर खिसक चुकी है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि कोसी नदी भारत में सबसे अधिक अपनी दिशा परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से आपने देखा कि संपूर्ण भारत में नदियों का अपवाह तंत्र कैसा है, चाहे वह उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, उत्तर पूर्व भारत हो, उत्तर पश्चिम भारत हो। इस पूरे भारत के अंतर्गत हम नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। ये अगला जो पॉइंट है वो है भारत का तटीय प्रदेश। भारत का तटीय प्रदेश या तटीय मैदान, कोस्टल रीजन या कोस्टल प्लेन। तो इसके अंतर्गत आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि भारत के किस किस राज्य की सीमाएं समुद्र से लगती हैं, कौन कौन से स्टेट हैं जिनके एरिया जो है बॉर्डर सी से टच करते हैं। आइए हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि भारत के वे कौन से स्टेट हैं जिनकी सीमाएं समुद्र में लगती हैं, और उन स्टेट्स में कौन कौन से मेजर या इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं, मतलब बंदरगाह। तो कुल भारत में 13 या 13 बड़े बंदरगाह हैं, 13 बड़े बंदरगाह हैं और लगभग 190 के आसपास छोटे और मंझोले बंदरगाह हैं। छोटे एवं मंझोले मतलब स्मॉल एंड मीडियम साइज पोर्ट्स, स्मॉल एंड मीडियम साइज पोर्ट्स। तो इसमें हम छोटे और मंझोले बंदरगाहों के बारे में विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक छोटे या मंझोले बंदरगाह हैं, तो उनका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लगभग 45 प्लस छोटे या मंझोले बंदरगाह हैं, मतलब स्मॉल एंड मीडियम पोर्ट्स हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रसिद्ध बंदरगाह है कांडला। कांडला जो मुक्त व्यापार का क्षेत्र है, फ्री ट्रेड जोन है, फ्री ट्रेड जोन FTZ इसी को कहा जाता है, फ्री ट्रेड जोन। कांडला का जो नया नाम है वो दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। इसके अलावा मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है एक प्रसिद्ध पोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है मुंबई, सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक पोर्ट भी है। मुंबई के बगल में एक और पोर्ट है जिसका नाम है नहावा सेवा, नहावा सेवा। इसी का नया नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। यह भारत में सबसे अधिक गाड़ियों और वाहनों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा गोवा में है मार्मा गोवा पोर्ट, मार्मा गोवा पोर्ट। कर्नाटक में है मंगलोर पोर्ट या मंगलुरु पोर्ट। केरल में है कोचिन पोर्ट। कोचिन से एक करंट का सवाल बनता है। आप लोगों ने सुना होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को UN चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड दिया गया है।
तो कोचीन भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित है, सौर ऊर्जा से संचालित है। इसके अलावा हम देखते हैं तमिलनाडु में तूतीकोरी, चेन्नई और एन्नौर, ये चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। तूतीकोरी, एन्नौर और चेन्नई बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, इसके अलावा एक और बंदरगाह है मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। उड़ीसा में बंदरगाह है पारादीप, और पश्चिम बंगाल में एक प्रसिद्ध बंदरगाह है हल्दिया। तो इस तरीके से देखिए कांडला, मुंबई, मारमागोवा, मंगलोर, कोची, तूतीकोरी, एन्नौर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, मसूलीपट्टनम, पारादीप और हल्दिया ये भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह हैं। मसूलीपट्टनम प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आंध्र प्रदेश में ही प्रसिद्ध बंदरगाह के रूप में है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक प्रसिद्ध बंदरगाह है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। ये भारत का भी प्रसिद्ध बंदरगाह है। तो ये था भारत का तटीय प्रदेश और मैदान। तटीय प्रदेश और मैदान के अंतर्गत आपने देखा कि भारत के विभिन्न राज्यों में कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं। इसके अलावा आप आगे देखिए, एक छोटा सा टॉपिक है भारत का मरुस्थलीय, भारत का मरुस्थलीय प्रदेश। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये राजस्थान में है और यहाँ एक मरुस्थल या डेजर्ट है जिसका नाम है थार। थार का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है और कुछ हिस्सा भारत में भी है। तो थार भारत का या भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मरुस्थल है। अगर आपसे सवाल पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का क्या नाम है, तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। और ये कहाँ है? ये है मंगोलिया में। एशिया में और भी कई मरुस्थल है। एक है तकलामाकान, ये है चीन में तकलामाकान। थार है भारत में, थार का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है। तो इस तरीके से आपने देखा कि भारत का जो भौगोलिक विभाजन है उसके अंतर्गत हम लोगों ने उत्तर भारत के विशाल पर्वतमाला, और वो पर्वतमाला जिसका विस्तार न सिर्फ उत्तर भारत या नॉर्थर्न एरियाज में बल्कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सदर्न या मिडिल इंडिया में भी है। इसके अलावा आपने भारत के विशाल अपवाह नदी तंत्र के बारे में पढ़ा, जिसमें वो नदी अपवाह तंत्र जो कि मध्य भारत में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में या फिर सदर्न इंडिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा आपने भारत का तटीय प्रदेश या कोस्टल एरियाज के बारे में पढ़ा, कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा, कोस्टल मैदान के बारे में पढ़ा, और फिर भारत का मरुस्थलीय प्रदेश। तो भारत में एकमात्र मरुस्थल थार पाया जाता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने भारत का भौगोलिक विभाजन को पूर्ण किया, और मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, और इस लेक्चर या इसके अलावा जो भी लेक्चर आपको 2-3 लेक्चर पढ़ाए गए हैं उन पूरे लेक्चर्स को मिलाकर आप एक अच्छा सा नोट्स बनाएंगे, और उस नोट्स को आप बार बार और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ये नोट्स आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है क्योंकि सवाल इन्हीं में से पूछा जाएगा,
और ये सवाल आपके न सिर्फ BHU एंट्रेंस एग्जाम के लिए बल्कि आगामी परीक्षाओं के लिए भी, जहां आपका भविष्य का निर्धारण होगा, जो आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करेंगे, वहां भी ये नोट्स काफ़ी कारगर साबित होंगे। दोस्तों, आपको आपके जीवन वर्तमान समय में आपके जीवन का उद्देश्य है कि मेरा किसी तरीके से BHU में एडमिशन हो जाए, और BHU में एडमिशन होना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि यहाँ जो भी एडमिशन्स होते हैं वो छात्रों के द्वारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके लिए जाते हैं। तो आप आइए, और मालवीय जी की इस पावन धरती पे आपका स्वागत है, और आप अथक परिश्रम और मेहनत के द्वारा ही इस उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं, और आप इस कार्य में दिन प्रतिदिन मेहनत करके इस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट।